आदाब नाजरीन, शाम 6 बजे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे मुल्क और बैरून मुल्क की खबरें। हम आपको तफसील से बताएंगे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, नफरत, तशद्दुद, तनाज़ा और दहशतगर्दी का सामना कर रही दुनिया में भारत की सोच है उम्मीद की एक किरण। बीजेपी सदर अमित शाह ने किया बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत में आइंदा असेंबली इंतखाबात लड़ने का ऐलान। CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा, अगर पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती और इक़्तिसादी कोशिशें हुई नाकाम तो करना पड़ेगा फैसला कुन इक़दाम। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियां उरूज पर। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने भरा पर्चा नामजदगी और बीजेपी ने निर्भया मामले के कसूरवारों की फांसी में ताखीर के लिए आम आदमी पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। इन सब पर होगी नजर। तिजारत और मईशत और खेल की दुनिया की भी होगी आपके साथ बात, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, नफरत, तशद्दुद, तनाज़ा और दहशतगर्दी का सामना कर रही दुनिया में भारत की सोच है उम्मीद की एक किरण। कहा, तनाज़ात से निमटने का भारत का नजरिया ताकत के इस्तेमाल नहीं बल्कि मुज़ाकरात की ताकत पर है मबनी। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, भारत और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है कश्मीर, चीन को नहीं करने देना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का गलत इस्तेमाल। सलामती कौंसिल में कश्मीर मसले को उठाने की पाकिस्तानी कोशिश एक बार फिर हुई नाकाम। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम ने पकड़ा जोर। पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों को दे रही हैं हतमी शक्ल। नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने पटपड़गंज से दाखिल किया पर्चा नामजदगी। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने निर्भया इज्तिमाई इस्मत-दरी और कत्ल मामले में आम आदमी पार्टी के मौक़िफ़ पर उठाया सवाल। कहा, दिल्ली सरकार ने पिछले 2.5 साल में नोटिस क्यों नहीं किया जारी। शेयर बाजार आज इजाफे के साथ खुला। अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड डील के पहले मरहले पर दस्तखत के बाद शेयर बाजार में भी देखी गई रौनक। आइए नाजरीन, अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय सोच को आलमी गिर बनाने के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद IIM कोझिकोड ने किया है। वजीर आजम ने कहा कि भारत की सोच से दुनिया को बहुत कुछ मिला है और मजीद बहुत कुछ मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अब जबकि दुनिया को नफरत, तशद्दुद, तनाज़ा और दहशतगर्दी का सामना है, ऐसे में भारत की सोच उम्मीद की एक किरण है। In a world seeking to break free from mindless hate, violence, conflict, and terrorism, the Indian way of life offers rays of hope. The Indian way of conflict avoidance is not by brute force, but the power of dialogue. वजीर आजम ने कहा कि हमने
जो इतने सालों से इनका फ्यूचर का कोई नहीं देख रहा था, लोगों ने कुछ लोगों ने कोशिश किया किंतु समाधान नहीं निकला। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को, जो आपने ये ऐतिहासिक कदम उठाया। भारत में पहली बार हुआ जो दो प्रदेश एक साथ मिलजुल के अपने लोगों को बसा लिया। ये पहली बार हुआ है, एक इतिहास तैयार हुआ है, और वो हुआ आदरणीय अमित भाई शाह जी के यशस्वी नेतृत्व के कारण से, और नरेंद्र भाई मोदी जी के जो देश के जो दिशा है, एक दिशा में लेके जाना है, तो उसी दिशा में ये सबसे बड़ा कदम है, मैं मानता हूं। और साथ ही साथ जो पैकेज दिया गया है, जिस तरीके से 600 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया है, और 2 साल तक सब व्यवस्था आदरणीय गृहमंत्री जी ने आपके सामने रखा। अभी इनको बसाना और अलग अलग क्लस्टर में रखना, ये त्रिपुरा सरकार अपने आप आइडेंटिफाई करके करेगी। इसके लिए एक समय दिया गया है, उस समय के अंदर हम लोग ये सब कर लेंगे। और मैं साथ ही साथ डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी को, नेडा चेयरमैन, उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। इसमें त्रिपुरा में मेरा सरकार बनाने में भी उनका भूमिका थी, और अब इस काम में भी उनका बड़ी भूमिका है। और बाकी सब हमारे गुरु लीडर्स महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक्य और एनसी देवबर्मा महोदय, निवार कुमार जमातिया, जो कि हमारे आईपीएफटी के लीडर है और मिनिस्टर्स भी है, इन लोगों ने भी इसमें भूमिका पालन की है। मैं सभी को बधाई दूंगा। और जुरांग थंगा जी को बहुत बहुत बधाई है। न्यू ईयर में आपको बहुत बड़ी, दोनों को एक जबरदस्त जो माननीय प्रधानमंत्री गृहमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को उपहार दिया है, और पूरे देश में ये संदेश जाएगी जो ये जो सरकार है ये जनजातियों के साथ है। और ये बोलने के लिए प्रमाणित करके आज अमित भाई ने इतिहास तैयार किया। मैं दोबारा दोनों मेरे देश के यशस्वी लीडरों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 37 लाख त्रिपुरा की जनता की तरफ से धन्यवाद। एनआरसी के लिए दो तीन बात है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टूड, आपको जैसे अभी पता चला है, almost 30,000 people will now be rehabilitated in Tripura. This same accord was signed earlier, but most people were reluctant to go to Mizoram because they were there in the Tripura since 1997. So obviously people do not want to dislocate themselves after such a long spell. However, after that agreement also, 324 families got shifted themselves to Mizoram. Now, we have started discussion in a new way. Home Minister met everyone for 6-7 times. He has conveyed his desire to Tripura CM that these people should be settled in Tripura. But in Tripura, there were no government land to resettle them. So financial assistance now will be given to government of Tripura so that they can be there in the Tripura itself. So this is a very big humanitarian thing because 30,000 people were living in such a condition, you can't just think of it. But now this problem has finally been settled, and this is not a simple thing, this is a huge thing. If some of you have ever visited Bru and Rian refugee camp, so this is a big humanitarian thing. Question was asked that where they will now be voting. They will be now vote in Tripura, and they will become citizen of Tripura, and they will enjoy all rights similar to the other people of Tripura. However, a flexibility has still been given. If somebody still wants to go to Mizoram, they can still go. But that option they have to be exercised, and most of the people have said, no, we'll be in Tripura. We'll be in Tripura also. That was the irritation for Mizoram also. Indian Ocean region, but now you find at any given time about 7 to 8 PLA Navy ships, warships in the area. Also, if you see the defense exports, nearly 85% of the defense exports are in the Indian Ocean region. So
We are really watching and observing what is happening. We have placed our ships in mission-based deployments so that we get an idea of what are the activities not only China but all other countries, all other nations are doing, so that if there is anything that impinges on our national interests or sovereignty, we will have to act. अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने कहा कि भारत पाकिस्तान के कशीदा ताल्लुकात की वजह से अफगानिस्तान पर काफ़ी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दो पड़ोसी मुल्क के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना उनके मुल्क के लिए मुश्किल हो गया है। करज़ई ने रायसीना डायलॉग के एक सेशन में कहा कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का असर किसी दीगर मुल्क से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के साथ करीबी ताल्लुकात का उनके रिश्तों पर असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान है कि इंतखाब काफी मुश्किल से होगा। It was expected that elections would be difficult. We needed to have focused entirely on the peace process. With peace in Afghanistan, then there would have been a greater chance of enfranchisement for the Afghan people to come and participate. So there would have been no denial to the majority of the Afghans to come and vote. I'm not advocating coalitions. I'm advocating a broader mandate, a broader outreach, whatever form that may take. I don't see any other way for Afghanistan but the success of the peace process. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में बिहार के वैशाली में एक रैली से खिताब किया। हिज़्ब इख्तिलाफ को हदफ तनकीद बनाते हुए उन्होंने कहा कि शहरी तरमीमी कानून से मुताल्लिक़ गलतफहमी से लोगों को दूर रहने का मशवरा दिया। अमित शाह ने कहा कि यह कानून शहरियत देने वाला है, लेने वाला नहीं है। जिनको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की बात दिखाई पड़ती है, ये इसका विरोध कर रहे हैं, वो गुमराह कर रहे हैं इस देश की माइनॉरिटी को, इस देश के युवाओं को कि सीएए से आपकी नागरिकता चली जाएगी। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि मुल्क मुखालफिन से सख्ती से निपटा जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, भारत की भूमि पर भारत विरोधी नारा जो लगाएगा, भारत माता के टुकड़े करने की बात करेगा, उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होगी, कहीं और हो नहीं सकती। उन्होंने कहा कि जेडीयू के साथ हमारा इत्तेहाद अटूट है। उन्होंने ये भी कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में ही लड़ा जाएगा। मैं आज सारी अफवाहों का निरसन करने आया हूं। बिहार के अंदर अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, भाजपा और जदयू दोनों एक साथ लड़ने वाले। ये जो लालू प्रसाद यादव को जेल में रहकर स्वप्न आते हैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के, उनको मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा जदयू का गठबंधन अटूट है, इसमें कोई सेंधमारी आप नहीं कर पाओगे। माहौलियात और जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कोप 26 की सरबराह क्लेयर पेरी ओनेल और उनके साथ आए नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात की। मरकजी वजीर ने बताया कि कोप 26 से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर उनकी बात हुई और बातचीत कामयाब रही। उन्होंने आगे कहा कि भारत हमेशा माहौलियात के सिलसिले में उठाए गए कदमों में मुस्बत किरदार अदा करता रहा है और इस बार भी यही कोशिश रहेगी कि ये कॉन्फ्रेंस कामयाब रहे। इस बार बरतानिया के ग्लासगो में कोप 26 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। बरतानिया पहली बार कोप कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कर रहा है। ग्लासगो में कॉप 26 हो रहा है और पर्यावरण की चिंता करने वाले हर एक को उस कॉप से बहुत आशा है और उसके कारण आज उस कॉप की मनोनीत अध्यक्षा वहाँ की मंत्री ओनील वो आज मुझे मिली, उनके साथ प्रतिनिधिमंडल भी था। बहुत अच्छी चर्चा रही, प्रैक्टिकल रही। भारत हमेशा पॉजिटिव मानसिकता से ही
सकारात्मक रुख अपनाता है और इसलिए हम इस कॉप में भी वो नतीजे आए निकले, इसके लिए बहुत प्रयास करेंगे। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सिख फसादात से मुताल्लिक़ जस्टिस ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट में कई हक़ाइक़ सामने आए हैं। फसादात में तकरीबन 3000 सिखों को जिंदा जलाया गया, घरों को लूटा गया, नजर आतिश किया गया और ये कि उस वक्त के वजीर आज़म राजीव गांधी ने इसकी हिमायत की थी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि 1984 के फसादात के कसूरवारों को कांग्रेस ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। इस कत्ले आम की सही जाँच हुई ही नहीं। 1984 के सिख नरसंहार के दोषियों पर कार्रवाई करने में कांग्रेस ने कभी रुचि नहीं ली, बल्कि उल्टा काम किया और दोषियों को संरक्षण देने का काम किया। इस नरसंहार की सही जांच हुई ही नहीं। एक शहर में 3 दिन में 3000 सिखों की कत्ले-आम होगी, वो दंगे नहीं थे क्योंकि एक तरफा था, कोई सामने से लड़ने को था ही नहीं। एक नरसंहार था, सुगठित था। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट ने फसादात से निपटने में कांग्रेस सरकार की लापरवाहियों को उजागर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सही कदम उठाया गया होता तो बहुत से मुलजिम बच नहीं पाते। सुल्तानपुर में 500 घटनाएं हुई सबसे ज्यादा, और 500 घटनाओं में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों घर जलाए गए, दुकान जलाए गए, पूरी लूट मची। और इस सब घटनाओं का 500 घटनाओं का एक ही एफआईआर किया, और एक एफआईआर के जांच के लिए एक तो उनको तो जांच में समय लगा, सारी जांच पूरी नहीं हुई, तो कोर्ट में डीले के कारण कि आपने बहुत देरी की है, इसके कारण आरोपी बरी हुए। यह लापरवाही थी, जानबूझकर देश के लोकतंत्र के साथ किया हुआ खिलवाड़ थी। अगली खबर की जानिब रुख करते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की हतमी शक्ल दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने मशरक़ी दिल्ली के पटपड़गंज असेंबली से कागजाती नामजदगी दाखिल किए। मनीष सिसोदिया ने पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पैदल सफर किया। सिसोदिया के साथ बड़ी तादाद में उनके हामी मौजूद थे। उन्होंने पर्चा दाखिल करने से पहले पैदल मार्च भी किया। और जम्मू कश्मीर से मुताल्लिक़ मोदी हुकूमत ने बड़ी पहल की है। 18 जनवरी से 23 जनवरी के दरमियान 36 वज़रा जम्मू कश्मीर जाएंगे और 6 दिनों में तकरीबन 60 मकामात पर सूरत हाल का जायजा लेंगे। दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को होने वाले फ़ायदे के बारे में लोगों को जानकारी देंगे और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े से मुताल्लिक़ मरकज़ के मंसूबों पर भी लोगों से बातचीत करेंगे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फीस में इजाफे की मुखालफत करने वाले तलबा के एक ग्रुप के जरिए रजिस्ट्रेशन का बाइकआउट करने के दरमियान आइंदा सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख में एक मरतबा फिर तौसी की गई है और उसे अब 17 जनवरी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि सरमाई सेशन के दरमियान लेट फीस के बगैर रजिस्ट्रेशन फीस की मुद्दत बढ़ाकर 17 जनवरी कर दी गई है। वहीं 500 रुपये लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी तक कराया जा सकता है। अफसर ने बताया कि इस मुद्दत के गुजरने के बाद वाइस चांसलर रजिस्ट्रेशन की तहरीरी दरख्वास्तों पर गौर कर सकते हैं और सही वजह पाए जाने पर जुर्माने के साथ ताखिर से रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल के हुक्काम को हिदायत दी है कि वो निर्भया मामले के कसूरवारों को फांसी दिए जाने के प्रोग्राम के सिलसिले में जुमे तक बाकायदा रिपोर्ट जमा कराएं। वाज़ेह रहे कि दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि निर्भया इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल के चारों कसूरवारों को तय प्रोग्राम के मुताबिक 22 जनवरी को फांसी देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनमें से एक की रहम की दरख्वास्त सदर जमहूरिया के पास इल्तिफा में है। दिल्ली हुकूमत ने कहा कि जेल ज़ाब्तों के तहत
मौत का वारंट जारी करने के लिए कसूरवारों की रहम की दरख्वास्त पर फैसला आने का इंतजार करना पड़ता है। इस सिलसिले में मुतासिरा की मां का कहना है कि चारों कसूरवार अपनी फांसी को टालने के मकसद से रहम की दरख्वास्त दाखिल करके आमदन कानूनी अमल में ताखिर कर रहे हैं। अदालत ने दिल्ली हुकूमत और निर्भया के वालिदैन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मामले की समाअत आज दोपहर 2 बजे थी। और भारतीय खलाई तहकीकी तंजीम इसरो की तरफ से कल फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 लॉन्चिंग व्हीकल के तवसुत से मवासलाती सैटेलाइट GSAT-30 लॉन्च किया जाएगा। G30 सैटेलाइट को भारतीय वक्त के मुताबिक 2:35 पर जनूबी अमेरिका के शुमाल मशरक़ी साहिल से कौरव के एरियल लॉन्चिंग अहाते से रवाना किया जाएगा। इसका वजन 3,357 किलोग्राम है। इसरो के अफसरान ने बताया कि GSAT-30 इनसेट 4A की जगह लेगा और इसकी कवरेज की सलाहियत ज्यादा होगी। GSAT-30 की मदद से मुल्क के मवासलाती निज़ाम, टेलीविजन नशरियात, सैटेलाइट के जरिए इत्तलात बंदोबस्त, समाज के लिए काम आने वाली जोग्राफियाई खलाई सहूलियात, मौसम से मुताल्लिक़ जानकारी और पेश क़यासी, कुदरती आफात की क़ब्ल अज़ वक्त जानकारी और जांच पड़ताल और राहत और बचाव कामों में मदद मिलेगी। और नाज़रीन, आइए अब चलते हैं अपनी साथी साइमा के पास तिजारती, बैनुल-अक़वामी और खेल की खबरों के लिए। जी साइमा, आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा, हमें काफ़ी अहम और बड़ी खबरों से वाकिफ़ कराने के लिए। जी हाँ, खबरें अभी और भी हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तिजारत और मईशत की खबरों की। बात सबसे पहले शेयर बाजार की करते हैं, जहां शेयर बाजार आज इजाफे के साथ खुला। अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड डील के पहले मरहले पर दस्तखत के बाद शेयर बाजार में भी रौनक देखी गई। आज के कारोबार सेशन में सेंसेक्स रिकॉर्ड 42,000 की सतह से ऊपर गया। वहीं पार्लियामेंट का बजट इजलास आइंदा 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 3 अप्रैल तक चलेगा। दरमियान में कुछ दिनों की तातील भी रहेगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 31 जनवरी को सुबह 11 बजे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों और लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। बजट इजलास के पहले मरहले में दोनों ऐवानों की कार्रवाई 11 फरवरी को मुलतवी हो जाएगी और फिर दूसरा मरहला 2 मार्च से शुरू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा महकमा मालियाती पॉलिसी का कामकाज देखेंगे। मरकजी बैंक ने कामों की तकसीम में पात्रा को इसके अलावा 7 दीगर इकाइयों की जिम्मेदारी भी दी है। और सनती बोर्ड एसोचैम ने सरमायाकारी और खपत की मांग में इजाफा करने के लिए बुध को हुकूमत से हर सतह पर अशिया और खिदमात टैक्स की शरह 6 माह के लिए 25% तक कम करने का मशवरा दिया है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने मरकजी हुकूमत को मशवरा दिया है कि मुल्क की मईशत में इस्लाह के लिए नोटों पर दौलत की देवी लक्ष्मी जी की तस्वीर शाया की जाए। और अब बात आलमी खबरों की। जहां ईरान के वजीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने यूरोपीय ममालिक पर मुश्तरका वसी कार्रवाई मंसूबे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि यह मंसूबे का अब भी वजूद में है। ये बयान बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के जरिए 2015 के समझौते की शर्तों की खिलाफ वर्जी का ईरान पर इल्ज़ाम आयद किए जाने के एक दिन बाद आया है। इस समझौते के बरखिलाफ ईरान ने 5 जनवरी को ऐलान किया था कि अब वो यूरेनियम अफजूदगी की हुदूद को तस्लीम नहीं करेगा। हालांकि उसने ये भी कहा है कि उसका इरादा न्यूक्लियाई असला बनाने का नहीं है और जैसे ही अमेरिका पाबंदी उठाएगा वो 2015 के समझौते की पासदारी करेगा। वहीं अमेरिका में मुआखज़े की तहरीक के मुंतज़मीन ने सीनेट के रिपब्लिकन लीडर मिच मैककॉनेल को मुआखज़े की तहरीक से मुतालिक दस्तावेज दे दिए हैं। इसके साथ ही रस्मी नोटिफिकेशन भी है जिसमें कहा गया है कि वो मुआखज़े की तहरीक से मुतालिक कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह अमेरिका की तारीख में सदर के खिलाफ तीसरी मुआखज़े की तहरीक है। मुकदमे की कार्रवाई 21 जनवरी को शुरू होने का इम्कान है।
और तुर्की की अदालत ने तकरीबन 3 साल बाद विकिपीडिया पर लगी पाबंदी हटा दी है। चीन के अलावा तुर्की ही एक वाहिद मुल्क है जिसने ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया मानी जाने वाली विकिपीडिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था। तुर्की के अफसरों ने 2017 में कहा था कि विकिपीडिया ने वो मवाद नहीं हटाए हैं जिसमें तुर्की हुकूमत पर दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने का इल्जाम आयद किया गया था। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत में शख्सी आज़ादी खत्म करने की कई समाजी तंजीमें तनकीद करती रही हैं। इसी दरमियान विकिपीडिया से पाबंदी हटाए जाने के बाद भी इंटरनेट सारिफीन ने शिकायत की है कि साइट अब भी नहीं खुल रही है। और अब नजर डाल लेते हैं खेल के मैदान पर। जहां भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुज़िश्ता 6 महीने से मैदान से दूर साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सालाना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया है। क्रिकेट बोर्ड के जरिए जुमेरात को जारी अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से धोनी को बाहर रखा गया है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद से धोनी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से दूर हैं। वो टेस्ट मैच को पहले ही अलविदा कह चुके हैं। बीसीसीआई ने 4 ग्रेड्स ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C में खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। A+ कॉन्ट्रैक्ट पाने वालों को 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं ग्रेड A में शामिल खिलाड़ियों को 5 करोड़ और ग्रेड B में शामिल खिलाड़ियों को 3 करोड़ और ग्रेड C में शामिल क्रिकेटरों को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और खेलो इंडिया में आज मुक्केबाजी के मुकाबले हो रहे हैं। सभी की नजरें मणिपुर और हरियाणा के खिलाड़ियों पर हैं। कल छठे दिन महाराष्ट्र ने तमगों की फहरिस्त में पहला मकाम बरकरार रखा है, वहीं हरियाणा दूसरे मकाम पर बना हुआ है। और अब कुछ और अहम और दिलचस्प खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी साथी रेशमा के पास। बहुत शुक्रिया साइमा हमसे जुड़ने के लिए और हम तक बैनुल-अक़वामी तिजारती और खेल की खबरें पहुंचाने के लिए। और नाज़रीन, अब दीगर अहम और दिलचस्प खबरें। और आइए नाज़रीन, अब आपको मिलवाते हैं एक 4 साला स्प्रिंगर स्पेनियल कुत्ते से जिसने न्यू साउथ वेल्स में आग में झुलसे हुए 15 कोआल को ढूंढने और बचाने की एक खास कोशिश की है। इस स्प्रिंगर स्पेनियल कुत्ते ने अपने तरबियतकार रियान टेट के साथ 15 कोआल को ढूंढने और बचाने में कामयाबी हासिल की है। और नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आइए आपको दिखाते हैं मनाली में जारी बर्फबारी की वजह से तवज्जो का मरकज़ बने इग्लो हाउसेस की कुछ झलकियाँ। आप इनसे महसूस हों और हमें यही इजाज़त दें। आदाब।